हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है फ्रेंड स्टोरिंग। अब इसको हम समझेंगे पहले कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये टर्म यूज़ हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है, एंड उसके भी पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं अब। उसके पहले ये एक बार आर्टिकल देख लो आप। आर्टिकल की हेडिंग ये थी, फ्रेंड स्टोरिंग वेयर यूएस मीट्स इंडिया ऑन ट्रेड। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये यूएस इंडिया ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली गई है, राइट। ओके, फर्दर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन हुआ है, दैट इज़ सप्लाई चेन। ठीक, अब अगर सप्लाई चेन को आप लूजली ऐसे समझो तो इसका मतलब होता है किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना। वो कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं। बेसिकली जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों की तो उसको हम सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो आपने देखा ट्रेड के बारे में, यूएस इंडिया ट्रेड। जो इसमें सेकेंड कीवर्ड है दैट इज़ सप्लाई चेन। ये वर्ड्स मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इन दी एंड सब कुछ लिंक करना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एस्से या डिस्क्रिप्टिव में लिख पाओगे अच्छे से। तो एक एक करके हम सारे कीवर्ड्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले आज के वीडियो का कंटेंट। तो जैसे मैंने बोला आपको पहले कि हम बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, देन फ्रेंड स्टोरिंग होती क्या है और आज की आर्टिकल एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रही है, देन यूएस और इंडिया के बीच में पहले से क्या क्या ऑलरेडी अग्रीमेंट्स या पार्टनरशिप्स हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इकनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, इन दोनों से काफ़ी हद तक रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में आपको अगर समझना हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफेंस के एंगल से क्या क्या यूएस और इंडिया के बीच में चीज़ें हो रखी हैं पहले से, एंड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या क्या है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे तब आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और आप एस्से या डिस्क्रिप्टिव लिखते समय थोड़ा ढंग से लिख पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो जब कोविड-19, ठीक है, जब आउटब्रेक हुआ पैंडेमिक का, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम फेस की इकनॉमी में बिजनेसेस ने, वो ये था कि अगर आपके पास लोग नहीं है काम करने को, अगर मान लो लॉकडाउन्स लग रहे हैं तो जहाँ भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है या इनफैक्ट सर्विस सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में एटलीस्ट ये बात है कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे थे, राइट। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे लेबर सप्लाई होनी होती है ऑन द स्पॉट। अगर वहाँ पे नहीं है ऐसा तो फिर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और मैक्सिमम हर जगह प्रोडक्शन बंद हो रखी थी, राइट। तो कोविड-19 का जो सबसे पहला इफेक्ट आया वो ये कि ट्रेड तो आप तब करोगे जब आप कोई गुड प्रोड्यूस कर पा रहे हो, राइट। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रोडक्शन ही बंद है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, ये वो कॉस्ट है जो आप चाहे प्रोडक्शन करो ना करो, ये कॉस्ट एक बार इनकर हो चुकी है और ये आपको पे करना ही है, वो चाहे आप इस साल करो चाहे 2-3 सालों में करो ऐसे। तो ये कॉस्ट बहुत हेवी होती है, राइट। तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो गई, लॉकडाउन क्योंकि 3-4 महीने 5 महीने, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा, चाइना में अभी भी लॉकडाउन्स लग रहे हैं, राइट। होता क्या है कि जब प्रोडक्शन प्रोसेस आपका बंद हो गया हो तो ये फिक्स्ड कॉस्ट को पे करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। अगर मान लो बिजनेसेस अगर मान लो अपने रनिंग स्टेट में है तो जो वहाँ से इनकम आ रही है, ठीक है, उस इनकम से आप थोड़ा थोड़ा करके ये फिक्स्ड कॉस्ट पे करते रहते हो। लेकिन अगर मान लो प्रोडक्शन बंदी हो गई पूरी, तो फिर ये कॉस्ट आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप इसको पे कर पाओ। यही कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लाए, जिसमें कि एक था ECLGS। इसके बारे में आप सर्च करना, हो सके तो हम, अगर ये न्यूज़ में आता है तो हम इसको ज़रूर कवर करेंगे अपने स्कीम्स क्रॉनिकल सेक्शन में या फिर PIB में, जहाँ भी आता है ये हम इसको कवर करेंगे। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेसेस जिनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी है, वर्किंग कैपिटल, उनको गवर्नमेंट एड मिलती थी जिससे कि वो अपने बिजनेस को रनिंग फॉर्म में रख पाए। अब ये प्रॉब्लम पे बात कर ली हमने, तो कोविड का एक रीज़न तो था ही। दूसरा ये हुआ कि जब US चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था, ये इनफैक्ट कोविड के भी पहले से चलता आ रहा है, तो US चाइना ट्रेड वॉर हो गया, या फिर अभी अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन से फिर वर्ल्ड के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो रीज़न क्या है कि रशिया अभी भी, अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप का एक मेजर गैस सप्लायर रशिया ही है।
तो अगर रशिया ने ये बोल दिया कि हम यूरोप को गैस सप्लाई नहीं करेंगे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में फिर क्या होती है कि सप्लाई हॉल्ट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनफैक्ट अपने हिस्टोरिक हाई पे है अभी। उसका रीज़न यही है क्योंकि गैस हो, ऑयल हो, पेट्रोलियम है, इनका इफेक्ट एक्चुअली बाकी सेक्टर्स पे भी पड़ता है। क्योंकि अगर मान लो सब्जियां जानी है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आप ट्रक में लेके जाओगे, लॉरी में लेके जाओगे, उसमें भी पेट्रोल यूज़ हो रहा है या फिर सीएनजी यूज़ हो रहा है, जो भी है। तो नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम हो, अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे फिर सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगती है। तो जब रशिया ने यूरोप को देना बंद कर दिया गैस, तो उसके वजह से वहाँ पे महंगाई बढ़ती गई और अभी अपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, तो इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ा। ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, यूएस में भी रशिया से बहुत सप्लाई होता था, ठीक है। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी बहुत चीज़ों में ग्लोबल सप्लाई हब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अगर हम वीट की बात करें, इनफैक्ट दोनों रशिया और यूक्रेन दोनों, वहाँ पे वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वॉर है तो वीट की सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई, ये थोड़ी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन जो फूड प्राइसेस है वो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इंडिया में इसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन वीट की बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अपने पॉपुलेशन के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है, राइट। लेकिन बाकी की कंट्री जहाँ पे नहीं होती है प्रोडक्शन, वहाँ पे इसका बहुत इफेक्ट आता है। तो लाइकवाइज अगर आप देखो यूएस चाइना ट्रेड वॉर को, तो इससे भी बाकी कंट्रीज़ को बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर यूएस अभी भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है ग्लोबल इकोनॉमी को, तो अगर उन्होंने ये बोल दिया अपने अलाइज को या फिर दूसरे कंट्रीज़ को कि आपको चाइना से कोई सामान नहीं मंगाना है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट फिर बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ेगा। अब इसका ओवरव्यू अगर हम देखिए, तो मैं बोलना बस ये चाह रहा था कि जो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, वो चाहे कोविड-19 का आउटब्रेक हो या फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो, इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिस भी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर जिस दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी में वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, जैसे कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन द सेंस कि मैन्युफैक्चरिंग अभी भी वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा हद तक चाइना में ही हो रही है। तो अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम है, चाइना ने अगर सपोज़ जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो अगर चाइना के बॉर्डर सील हो गए, चाइना ने अगर मान लो सप्लाई करना बंद कर दिया वर्ल्ड को, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया भी बहुत हद तक डिपेंडेंट था और अभी भी है, सो इन कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आज के आर्टिकल की इंपॉर्टेंस ये है, जो हम बात करेंगे आगे, वो ये कि कैसे किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंस को रिड्यूस करके हम ऐसे सप्लाई चेन में पार्टनर्स और ज़्यादा बना सकते हैं, सो दैट अगर किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में प्रॉब्लम हो भी रही है, वो कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिकल टेंशंस हो सकते हैं वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो कंट्री सफिशिएंट नहीं है सप्लाई करने में, तो फिर बाकी भी आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते हो या फिर इंपोर्ट कर सकते हो। सो आज के आर्टिकल का पूरा कॉन्टेक्स्ट यही है। तो हम एक एक करके देखेंगे अब कि इंडिया ने इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए क्या क्या किया। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊं, तो जैसे ही कोविड-19 जैसे 2019 में केसेस आने स्टार्ट हो गए थे, राइट, और 2020 तक लॉकडाउन्स वगैरह इम्पोज हो चुके थे। तो अब क्या है ना कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है ग्लोबल लेवल पे, चाइना की तरह या फिर चाइना से एक स्टेप और आगे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई कंट्री ने ऑलरेडी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है चाइना में, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप सारा सेटअप फिर किसी और कंट्री में स्विच नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। एंड ऑलरेडी अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन चालू है और वहाँ पे हो रही है ढंग से, तो फिर कोई भी कंपनी ज़्यादा इंसेंटिवाइज्ड फील नहीं करेगी कि वो अपना मूव करे सारा रिसोर्सेज जो है उनके। तो इंडिया ने क्या किया कि 2020 में एक स्कीम लॉन्च की, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे अब, लेकिन मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ कि ये तीनों क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने थोड़ा पहले सोचना स्टार्ट कर दिया था कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाद में, और उस समय फील भी हो रही थी प्रॉब्लम, बाद में बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ये सोच के गवर्नमेंट ने ये तीनों चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो हम इसको एक एक करके समझेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और हम इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले PLI की बात करें, तो ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये 3 सेक्टर से स्टार्ट हुआ था। अगेन हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव था क्या इसमें। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था जो कि हम बहुत हद तक चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो PLI स्कीम में क्या होता है बेसिकली कि आपने बिजनेसेस को ये बोला, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में है बिजनेसेस, आपने उनको ये बोला कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे करोगे, हम आपको उतनी ही ज़्यादा सब्सिडी देंगे, ठीक है, या फिर इंसेंटिव देंगे।
तो इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट हो गया ओवरऑल वो कंपनियों का कम हो जाता है। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है या फिर क्यों बना, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत चीप है। अगर वहाँ पे लेबर बहुत चीप है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज भी चाइना के पास बहुत है, ये भी एक एडेड एडवांटेज है। अब उस चीज़ में हम चाइना को थोड़ा बहुत काउंटर कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हमारे यहाँ भी बहुत हैं, ठीक है, और हमारी भी लेबर बहुत चीप है। इनफैक्ट हमारी लेबर चाइना से भी चीप है। हम कहाँ लैग कर रहे थे वो ये कि मार्केट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह मीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस है पूरा चीज़ों को प्रोक्योर करने का या फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत पीछे थे, उसके वजह से बिजनेसेस हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे। पीएलआई के थ्रू गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप हमारे यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करो, जो बाकी की चीज़ें हैं, जो हमारी बाकी की प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हो सिर्फ, तो कॉस्ट आपका यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो एक तो सबसे पहला पार्ट ये हो गया। फिर कंपनियों ने ये बोला कि ठीक है, आपने मान लो कि हमें प्रोडक्शन के लिए काफ़ी कुछ दे रखा है, स्कीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रोडक्शन तो हम तब स्टार्ट करेंगे ना जब हमें लाइसेंस मिलेगी अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करने की, और उसके बाद जो अलग अलग मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी होती है, तो इसमें काफ़ी टाइम जाता है, राइट। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए करप्शन के भी चांसेस यहाँ पे, करप्शन का स्कोप काफ़ी हाई होता है क्योंकि आप एक ही चीज़ के लिए अलग अलग लोगों के पास जा रहे हो। सो इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान गवर्नमेंट लेके आई। अब ये क्या है, ये एक इंटर मिनिस्टेरियल, ये लॉन्च हुआ था 2021 में, लास्ट ईयर ही। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर किसी कंपनी को मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ या जो हमारी एजेंसीज़ होती हैं उनके पास जाना पड़ रहा है, तो इसमें टाइम भी काफ़ी जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि जो बिज़नेस आपके पास आ सकती थी, वो हो सकता है कि जब उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एक ही चीज़ को मतलब अप्रूवल लेने में, तो हो सकता है आपकी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में चला जाए। ऐसा हुआ भी है बहुत बार कि इंडिया से बिजनेसेस वियतनाम चली गई है, ब्राज़ील चली गई है, बांग्लादेश चली गई है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाइड है। सो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे, पीएम गति शक्ति आया। इसका सोल पर्पस यही है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी अप्रूवल के लिए, तो उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया गया ताकि एक ही बार में हर जगह से अप्रूवल मिल जाए, मतलब किसी कंपनी को बहुत जगह नहीं जाना पड़े, ठीक। तो सबसे पहले देखा हमने पीएलआई स्कीम के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी जो एड्रेस होनी थी, वो गवर्नमेंट ने किया पीएम गति शक्ति से। अब इसके बाद भी प्रॉब्लम थी, कंपनियों ने ये बोला कि चलो आप हमें आप लाइसेंसिंग जो भी प्रोसेस है वो आपने सिंप्लीफाई कर दिया, हम प्रोडक्शन स्टार्ट करना अगर मान लो चालू करते हैं तो आप हमें सब्सिडी भी दोगे, ये दोनों चीज़ें ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है वहाँ तक रॉ मटेरियल्स को लाने के लिए जो टाइम लगता है पूरा ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की ट्रैफिक पता है आपको, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत जगह रोड्स नहीं है, रोड्स हैं भी तो सही से नहीं है, राइट। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ है इसकी वजह ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है और जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वो चाहे हो सकता है मैन पावर, वो चाहे हो सकता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं जिसका कि यूज़ आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उनको यहाँ तक लाने में बहुत टाइम लगता था। फर्दर अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई तो उसको मार्केट तक लेके जाने में, और फर्दर हम बस इंटरनल मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करना होता है, राइट। तो अगर किसी दूसरे कंट्री में भी लेके जाना है ना, तो ये पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी, हमारी, इसको हम लॉजिस्टिक भी बोलते हैं इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में। सो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो था हमारे लिए कि हम जो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो हमारी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चर करने की, हम उसको भी ग्लोबल मार्केट तक लेके नहीं जा रहे हैं। अब जितना भी टाइम लैग होता है ना, उसकी वजह से खर्चे कैसे बढ़ जाते हैं आप ये समझना। सपोज़ कि आपके घर से आपका स्कूल या आपका कॉलेज या मॉल, कोई मॉल हो, मान लो कि वो आधे घंटे की दूरी पे है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो मान लो 3 घंटे की दूरी पे है, 3 किलोमीटर। अब वहाँ पे नॉर्मली अगर ट्रैफिक सही रहे, अगर कनेक्टिविटी अच्छी रहे, तो आपको हो सकता है पहुँचने में 5 से 10 मिनट लगे। लेकिन रास्ता बहुत घूम के है, या फिर रास्ता ऐसा है जो है तो बहुत स्ट्रेट, लेकिन गाड़ियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो वो 5-10 मिनट का रास्ता आपको आधे घंटे में ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपका एक तो टाइम जा रहा है, तो आप जो ट्रिप लगा सकते हो इन अ डे, वो ट्रिप के नंबर्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर 5-10 मिनट के रास्ते को आप आधे घंटे में कवर करते हो, तो आपका फ्यूल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, राइट। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो इन दी एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और अगर मान लो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो इसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन कॉस्ट इसका इम्पैक्ट आपके इन दी एंड जो आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हो
उसके कॉस्ट पे भी इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। तो जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलनी चाहिए थी वो हो सकता है कि 12 या 13 रुपये में मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप ऐसे डेटा की बात करो, सो अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में इट इज़ 14 to 18% ऑफ द GDP। अब ये समझो आपके ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। और एक रैंकिंग भी निकलती है वर्ल्ड बैंक की जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके बारे में आप सर्च करना, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये लास्ट टाइम जब ये इंडेक्स आई थी वो आई थी 2018 में, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंक थी 44। अब कोई ऐसी इकोनॉमी, कोई ऐसी कंट्री जो ग्लोबली एकदम टॉप में आना चाह रही हो, वैसे टॉप में हम हैं ऑलरेडी, बट हमारा जो अभी है टारगेट कि हम थर्ड बने आफ्टर US एंड चाइना, एंड हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लाइक स्टेटस को अचीव करें। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉस्ट को कम करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, राइट। और इसमें LPI इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है उसमें हमारी रैंक 44 थी। तो अभी इंडिया का टारगेट है कि बाई 2025 हम टॉप 10 में आ जाए। ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है एंड कहीं ना कहीं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो 2022 में आई थी इसी साल, वो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो आपने वो समझा कि लाइक हमने जो मास्टर प्लान जो हम लेके आए हैं, जो हमारी स्कीम्स है, वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। अब इसको समझना आपको इससे या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर को फ्रेम करने में ना काफ़ी आसानी होगी। ओके, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। अब हम सीधे टॉपिक को करते हैं डिस्कस कि फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है। तो अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझे अगर, तो आपने ये सब वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे। ऑन शोरिंग क्या है, ऑफ शोरिंग क्या है, री शोरिंग क्या है, नियर शोरिंग क्या है। लेकिन हो सकता है कि आपको इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से ना पता हो, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या क्या है। तो सपोज़ हम इसके लिटरल मीनिंग से करते हैं स्टार्ट कि शोर क्या होता है। तो जैसे रिवर के बैंक्स होते हैं, राइट, रिवर के बैंक्स होते हैं, ये वो लैंड का एरिया है जो वाटर को टच करता है, ठीक। उसी तरह शोर का मतलब ये हो जाता है कि जो सी वाटर है उसके लैंड वाले पार्ट को, मतलब जहाँ पे लैंड स्टार्ट होता है जहाँ से, उसको बोलते हैं शोर। अब इसको अगर हम बिजनेस से रिलेट करें तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर क्या हो गया, ये एक समझ लो कि पूरा मार्केट है। और अगर हम शोर की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे मान लो शोर हो गया। तो मार्केट किसी कंट्री, कोई कंट्री अगर इन्फ्लुएंस कर पाए, मतलब ये कि कोई कंट्री मार्केट को अपने कंट्री में इंटीग्रेट कर पाए, हम उसको बोलते हैं ऑन शोरिंग। मतलब कि आपने ग्लोबली इन्फ्लुएंस किया है किसी कंपनी को, या फिर आपने किसी भी सेगमेंट में, अगर मान लो डोमेस्टिक कंपनी स्टार्ट होती हैं काम करना, जैसे इंडिया ने अभी डिफेंस सेक्टर में अलाउ किया है लिमिटेड लेवल पे ही सही, और उसके बाद स्पेस सेक्टर में भी इंडिया ने अलाउ किया है, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑन शोरिंग। जैसे स्काई रूट का भी एक रॉकेट लॉन्च हुआ है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने अपने देश में रॉकेट बनाई, ये कंपनी भी हमारे देश की है और उसने ये लॉन्च किया, तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। अगर बेसिक लेवल पे जाए तो ऑन शोरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके इकोनॉमी के भीतर अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी या फिर कोई बाहर की कंपनी है जो कि आपके यहाँ पे आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं ऑन शोरिंग। इसी तरह होता है ऑफ शोरिंग। ऑफ शोरिंग इसका अपोजिट है। ऑफ शोरिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी कोई डोमेस्टिक कंपनी है जो किसी फॉरेन कंट्री में जाके प्रोडक्शन स्टार्ट करती है या बिजनेस ऑपरेट करती है, उसको बोलते हैं ऑफ शोरिंग। ओके, रीशोरिंग क्या है? रीशोरिंग हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी कंपनी जो कि आप ही की कंट्री की है, लेकिन आपके पॉलिसीज़ अच्छे नहीं थे, तो वो किसी और कंट्री में चली गई, फॉरेन कंट्री में। अब आपने क्या किया कि उसको वापस लाने के लिए आपने यहाँ की पॉलिसीज़ चेंज की, और तब उसके बाद आपने उनको बोला कि देखो हमारी पॉलिसीज़ अब अच्छी हो गई हैं, अब आप वापस आ जाओ, उसको बोल सकते हैं रीशोरिंग। नियर शोरिंग क्या होता है कि आपको पता है कि आपके कंट्री में अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, या फिर जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपके कंट्री में नहीं है, लेकिन आपके अगल बगल के किसी कंट्री में वो रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हैं। तो आपने ये बोला कि मैं वो कंपनी मतलब किसी डोमेस्टिक कंपनी को, या फिर आप ये बोलो कि आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है लेकिन आप उसको अपने कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लेकिन आप ही का कोई नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे सिचुएशन बहुत फिजिबल है, आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हो। तो अगर आपने उसकी प्रोडक्शन वहाँ पे करवाई तो उसको हम बोल सकते हैं नियर शोरिंग। ऑफ शोरिंग और नियर शोरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप ये समझना कि ऑफ शोरिंग बहुत ही फार कंट्रीज़ में हो सकता है, नियर शोरिंग उसी केस में होगा जब वो नेबरिंग कंट्री होगी। जैसे अगर इंडिया अगर, ये बहुत अनलाइकली केस है, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको,
कि इंडिया ये बोले पाकिस्तान को कि देखो कुछ चीज़ें हैं जिसकी प्रोडक्शन हम इंडिया में नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हो उसकी। पाकिस्तान ने भी हाँ बोल दिया। तो अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन होता है और वो सामान फिर इंडिया में आता है तो उसको हम बोल सकते हैं नियर शोरिंग। अब यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देख लो तो यूएस का जो नेबर है दैट इज़ कनाडा और एक है मैक्सिको। तो यूएस अगर इन दोनों कंट्रीज़ को बोले कि देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ जिसकी वजह से हम अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ प्रोडक्शन हो और वो सामान फिर हमारे यहाँ आए, इसको बोलते हैं नियर शोरिंग। इसी का एक थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। अब फ्रेंड शोरिंग क्या होता है? तो ऑफ शोरिंग को आप इससे भी लिंक कर सकते हो। ऑफ शोरिंग किसी भी कंट्री में हो सकती है, लेकिन फ्रेंड शोरिंग उसी कंट्री में होगी जो कि किसी पार्टिकुलर कंट्री का अलाई है या फिर फ्रेंडली कंट्री है, और इसीलिए इसको हम अलाई शोरिंग भी बोलते हैं। अलाई शोरिंग या फ्रेंड शोरिंग, इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रोडक्शन आपने किसी ऐसे कंट्री में स्टार्ट कर दी जो कि आपका अलाई है, सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। इन केस अगर सिचुएशन बिगड़ती है ग्लोबली तो आपके पास कोई कंट्री तो है जिसके पास आप जा सकते हो बोलने के लिए कि देखो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है और हम जहाँ से मंगाया करते थे पहले वहाँ से भी सप्लाई बंद हो गई है, तो अब आप अपने यहाँ पे सप्लाई शुरू कर दो। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे कि समझते हैं इसको पहले कि क्या था वो। तो मैंने बोला फ्रेंड शोरिंग की मीनिंग ये है कि कोई कंट्री जब अपने किसी अलाई कंट्री के पास जाती है बोलने के लिए कि आप अपने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करो और हमें सप्लाई करो। अब ये रीड करो आप, क्या था इसमें? फ्रेंड शोरिंग वे यूएस मेट्स इंडिया ऑन ट्रेड। इसका मतलब यही है जो हमने बात की अभी, ठीक है। सो द यूएस इज़ फ्रेंड शोरिंग एंड अ की बेनिफिशियरी कुड बी इंडिया। अब यूएस का कोई एक अलाई तो है नहीं, जैसे जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक, इंडिया है, यूके है, पहले सऊदी हुआ करता था बट अब मुझे भी नहीं पता कि सऊदी अभी अलाई है या नहीं है, बट मान लो फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट कि सऊदी अभी इनका अलाई है। तो जिस पे भी यूएस रिलाई करता है उनमें से किसी एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्रीज भी हो सकते हैं, वहाँ पे यूएस चाहता है कि जो हम चाइना से पहले इंपोर्ट किया करते थे या फिर रशिया से करते थे, यूक्रेन से करते थे, जहाँ से भी करते थे, जहाँ पे अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रही है और हम हमेशा नहीं कर सकते वहाँ से इंपोर्ट, तो यूएस ये चाहता है कि उनके जितने अलाइज हैं उनमें से किसी कंट्री में उन सब चीज़ों की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जो कि यूएस कहीं और से मंगाया करता था, ठीक है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। ओके, अब हम आते हैं एक चीज़ पे कि यूएस अब फिर हम पे क्यों कर रहा है इतना रिलाई, या फिर क्यों करना चाहिए यूएस को हम पे रिलाई। उसका एक रीज़न है कि अब थोड़ा हम डिफेंस वाले साइड पे जाते हैं। हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ इसका कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों अब ये सब बातें हो रही हैं फ्रेंड शोरिंग की, और उसमें इंडिया कैसे आ जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ये यूएस के डिफेंस पार्टनर्स रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने लास्ट ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसको बोलते हैं ऑकस। ऑकस में आपको यहाँ पे ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये यूके है और ये यूएस है, ठीक है। तो ये इसीलिए फॉर्म हुआ था बिकॉज ये सब इसके बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड अलाइज हैं, इनके साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत पुरानी है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं 2+2 डायलॉग। ये यूएस अपने बहुत ज़्यादा क्लोज अलाइज के साथ करता है, जापान के साथ भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है। इसमें क्या होता है कि फॉरेन जो वहाँ के सेक्रेटरी होते हैं, वो जैसे इंडिया में मिनिस्टर होते हैं उसी तरह वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। तो ये 2+2 डायलॉग जो होती है ना, वो दोनों देशों के, मतलब यूएस ये मीटिंग जिसके साथ भी कर रहा है, जापान के साथ करे या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ करे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के या फिर यूएस के साइड से वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी और वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, ये दोनों होते हैं। लाइकवाइज यूएस जिसके साथ भी ये मीटिंग कर रहा है उस कंट्री के भी ये दोनों मिनिस्टर्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं 2+2, ठीक है। तो ये एक तरह का सिंबोलिज्म है कि यूएस किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है तो उन्हीं के साथ ये सब चीज़ें करता है। और इंडिया के साथ भी बल्कि 2+2 मीटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। ना सिर्फ यूएस के साथ हम करते हैं, अब हमने रशिया के साथ भी स्टार्ट कर दिया है। रशिया हमारा बहुत लॉन्ग टर्म अलाई है, राइट। तो अगर हम यूएस के साथ कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो फिर हमें थोड़ा रेसिप्रोकेट करने के लिए हमें रशिया के साथ भी करना पड़ता है कि हम बैलेंस्ड एक ले रहे हैं टर्म अपना, हमारी स्टैंडिंग बहुत बैलेंस्ड है और हम किसी एक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, ठीक। सो मैंने आपको बताया कि जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, तो ये 2+2 डायलॉग्स रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। बट अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक पैक्ट हुआ था, अगेन मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ था।
कारगिल वॉर के जैसे जो 1999 की वॉर थी जो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी थी, तो उस समय तक हमारे यूएस के साथ रिलेशंस बहुत ही वीक थे और कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से नहीं मिल पाती थी। ठीक है, इजराइल ने बहुत हेल्प की हमारी, बट फिर भी हमारी काफ़ी लिमिटेशंस थी। उस समय में हमें नीड फील हुई कि यूएस, क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता था, तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा यूएस के मतलब ये नहीं है कि रशिया से हम ज़्यादा उसको कर रहे हैं प्रेफर, बट फिर भी हमें यूएस से थोड़ा सा क्लोज जाना चाहिए, वहाँ पे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक्चुअली में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ये पैक्ट हुआ था। डिफेंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये पैक्ट साइन हुआ था, बहुत ही बेसिक लेवल पे था। इसी को बाद में एक्सटेंड किया गया था, जिसको बोलते हैं ISA, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट। ये 2019 में साइन हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी के साइड इसी चीज़ को लेके आ गया। देन लेमुआ है जो कि लॉजिस्टिक के ऊपर था, और ये भी डिफेंस से रिलेटेड ही था। मतलब ये कि जो यूएस के शिप्स हैं, यूएस का कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसको टेम्प्रेरी बेसिस पे अगर मान लो कि शेल्टर चाहिए या कुछ दिन के लिए वहाँ पे छोड़ के रखना है, तो यूएस इंडिया के शोर को या फिर इंडिया के पोर्ट्स को यूज़ कर सकता है। लाइकवाइज इंडिया भी यूएस के पोर्ट्स को यूज़ कर सकता है। ऐसी एग्रीमेंट थी। कॉमकासा था कम्युनिकेशन के ऊपर, जैसे मान लो सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। सैटेलाइट तो नहीं, खैर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है उनके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। तो इंडिया यूएस के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता था लिमिटेड वे में ही सही, और यूएस इंडिया के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। ये 2018 में हुआ था साइन। फिर आता है बेका। अच्छा, इन तीनों को बोलते हैं ट्रोइका। इसका जो टेक्निकल नेम है दैट इज़ TROIKA, ट्रोइका। तो यूएस ने, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये सब, यूएस ने किसी भी कंट्री के साथ अगर मान लो ट्रोइका पैक्ट कर लिया है जिसमें ये तीनों अग्रीमेंट्स होते हैं, तो समझ लो कि वो यूएस का बहुत क्लोज अलाई हो गया। और इंडिया अभी के आज के डेट में यूएस का बहुत क्लोज अलाई है। नो डाउट हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग चीज़ों पे, वो अभी भी हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री के साथ ट्रोइका साइन हो गया है तो उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। इसीलिए हम पे बहुत सारे वेवर्स मिले हैं हमें। जैसे हमने रशिया से जब S-400 लिया है, तो एक वहाँ का लॉ है जिसको बोलते हैं काटसा। काटसा का मतलब ये हो गया कि अगर यूएस का कोई अलाई यूएस के किसी एनिमी कंट्री से या फिर यूएस जिसको प्रीफर नहीं करता है, तो उस कंट्री से कोई डिफेंस डील साइन नहीं कर सकता। इंडिया ने ये कर लिया रशिया से, और आगे भी रशिया से डील्स होते रहेंगे बहुत सारे। तो उस केस में इंडिया को वेवर मिला है। वेवर का मतलब ये कि इंडिया पे ये लॉ वहाँ का अप्लाई नहीं होगा, और इसके सपोर्ट में वोट भी किया था वहाँ के पार्लियामेंट ने, ठीक है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं वैसे यूएस में। तो अब अगेन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि बहुत कम कंट्रीज़ है जिनके साथ यूएस ने ये डील साइन की हुई है, ठीक है। जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट था समझाना, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा ट्रेड के एंगल से नहीं है। जापान में लेबर चीप नहीं है, जापान में रिसोर्सेज भी नहीं है ज़्यादा उतने। लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया में चलो लैंड लाइक जो ऑस्ट्रेलिया की एरिया है पूरे कॉन्टिनेंट की, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, है भी, जैसे लिथियम का वहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्व है। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी ई व्हीकल्स पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लिथियम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, लेकिन वहाँ पे लेबर फोर्स उतना नहीं है जितना हमारे पास है। तो अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें तो उन सारे कंट्रीज़ में जिनके साथ यूएस ने ट्रोइका साइन किया हुआ है, इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये जो फ्रेंड शोरिंग की हम बात कर रहे हैं ना, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ही मिले। इसलिए आपको ये सारे डिफेंस डील्स समझाने ज़रूरी थे। मैंने बहुत ही ब्रीफली समझाया, मैं कुछ डिटेल में नहीं गया, ठीक है, क्योंकि डिफेंस के एंगल से अगर यूएस किसी पे ट्रस्ट करता है तभी वो फिर इकोनॉमी या ट्रेड के एंगल से भी हम पे ट्रस्ट कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने सऊदी का बोला कि सऊदी का मुझे नहीं पता सऊदी अभी अलाई है उनका या नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे डिप्लोमेटिक एंगल से सोचो तो अभी उनमें कोऑपरेशन का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो डिफेंस डील्स पहले उनमें हुआ करते थे, लेकिन सऊदी के साथ उन्होंने ट्रोइका साइन नहीं किया था, इसलिए वो जब चाहते थे जब चाहे यूएस इस पार्टनरशिप को सेवियर कर सकता है, हटा सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन अगर ये डील साइन हो गई किसी से, तो यूएस के साइड से भी मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने सारे अग्रीमेंट को, सारे पार्टनरशिप को, सारे क्लॉजेस को ऑनर करे, ठीक है। तो अगेन समराइज़ करते हैं इसको, जितने भी कंट्रीज़ हैं
जिनके साथ डिफेंस डील्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यूएस के, उनमें इंडिया की पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम ना सिर्फ डिफेंस के साइड से बहुत अच्छी पार्टनरशिप उनसे कर सकते हैं, बल्कि ट्रेड इकोनॉमी के एंगल से भी हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं कि हम उनको यूज़ कर पाएँ यूएस के साथ इकोनॉमी या फिर ट्रेड डील को लेके। तो ये था आज का कंटेंट। ये थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से लिंक्ड था, तो मुझे इसलिए समझाना पड़ा है। बाकी इसी टॉपिक पे आपको एक क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी। मैं एक और सेगमेंट, इसके बारे में बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन आप अभी इस मंथ का PIB रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि कुछ दिनों में 1 या 2 दिसंबर तक नवंबर मंथ का PIB भी लॉन्च हो जाएगा, तो फिर आपके पास बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। तो आप उसको ख़त्म कर देना अभी। मिंट स्टैटिका पोर्टल पे जाके जो आज का क्वेश्चन है आप उसको देखो, अटेम्प्ट करो और फिर बताना वो क्वेश्चन कैसा लगा आपको। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक करना है इसको दोस्तों के साथ शेयर करके, और प्लीज़ हमारे जो है ना, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस कीजिए, सो दैट आपको वीडियो रियल टाइम पे मिल जाए अपलोड होने के बाद ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।